चलो करो RLC नोट स्टार्ट करो। देखो हम जो है आज RLC सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे डिटेलिंग। तो देखो यह इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर एक सीरीज में कनेक्टेड हैं और AC सप्लाई V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ लगी हुई है। अब देखो यहाँ से करंट पास करेगी यह I, और यह इंडक्टर में भी जाएगी, कैपेसिटर में भी सेम करंट पास करेगी और रेजिस्टर में होगी, सर्किट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको समझना है, उसके बाद पूरा डिटेलिंग इसकी हो जाएगी। पहला हेडिंग डाल लो, इसके अंदर हेडिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये समझो। आगे हम आगे बढ़ते हैं। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या। जब हम इंडक्टर को AC सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, AC सप्लाई से, तो इंडक्टर AC सप्लाई के पाथ में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जस्ट लाइक रेजिस्टर। तो इंडक्टर AC सर्किट के पाथ में, रास्ते में जितना रेजिस्टेंस या रुकावट डालेगा वही हमारा कहलाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, और यह रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, इंडक्टर। यानी इंडक्टर के द्वारा AC सर्किट, ध्यान देना DC नहीं, इंडक्टर के द्वारा AC सर्किट में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफर किया जाएगा, वही हमारा कहलाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो लिख लो शॉर्ट में, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन पाथ ऑफ AC करंट, यही हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्सएल से डिनोट करेंगे। यह एक्सएल हमारा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, या यह 2 पाई FL। ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 2 पाई F, जहां F हमारा है फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ओमेगा एल या 2 पाई FL के बराबर हो गया। यहाँ पर देख रहे हो कि एल की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी जो यूनिट होगी, यह बिकॉज यह रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी यूनिट क्या होगी, ओम। ऐसे ही एक दूसरा टर्म डालेंगे हम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दूसरा टर्म पढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, यह कैपेसिटर को जब AC सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो AC सप्लाई में यह भी रेजिस्टेंस डालेगा। तो यह कैपेसिटर AC सप्लाई में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा या ऑफर करेगा, वही रेजिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको हम सिंबल यूज करते हैं XC। अगेन देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हुआ, कैपेसिटर को AC सप्लाई से जोड़ दो। जब कैपेसिटर को AC सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो यह भी AC सप्लाई को क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यानी AC करंट को फ्लो होने से रोकेगा। तो जितना रेजिस्टेंस या कैपेसिटर AC करंट के पाथ में प्रोवाइड कर रहा है, यही हमारा कहलाएगा आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब यही सेम डेफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफर बाय कैपेसिटर इन पाथ ऑफ
AC करंट, यह हमारा कहलाएगा AXC। तो AXC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू पुट कर लो तो यह हो गया 1/2πF। AF हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और इसकी भी यूनिट, यह भी रेजिस्टेंस ही है, इसकी भी यूनिट हमारी क्या है, ओम है। 1/2πFC, ठीक है। तो C हमारा कैपेसिटेंस है, ओमेगा की वैल्यू 2πF लिखा हुआ है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, बिकॉज यह भी हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो ठीक है। अब देखो, यह इसके आते हैं हम न्यूमेरिकल पार्ट पर, इसका सलूशन कैसे होगा। इसका यदि वैसे सलूशन देखोगे तो सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ेगा। क्या होगा तुम्हारा, सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दूर दूर तक 11-12 तक नहीं है, समझे ना। यह जाकर के BSc में पार्ट 1 या पार्ट 2 में एक बुक ही चलती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे। तो है क्या, इसीलिए बुक में तुम्हारे बस इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म लिख दिया है, उसका कोई यूज नहीं है, न MCQ में न कहीं। मेन तुमको देखना इसमें फेजर सॉल्यूशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना नहीं है ही नहीं है, तो नाम ऐसे कर दिया एक लाइन में। तो आपको देखना है इसमें फेजर सॉल्यूशन ऑफ RLC सर्किट, जो तुम्हारे बुक में है मेंशन, फेजर सॉल्यूशन ऑफ RLC सर्किट। इसी से पूरा न्यूमेरिकल तुम्हारा काम करेगा, और यह यदि समझ में आ गया, और इसको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा है लॉजिक के साथ, तो पूरा RLC पर न्यूमेरिकल जो बोर्ड में और बुक में 70% इसी पर न्यूमेरिकल है, ठीक है। ट्रांसफार्मर पर बहुत कम न्यूमेरिकल है, रेजोनेंस पर भी बहुत कम है। अब इसको देखो RLC में फेजर डायग्राम में, अब इसको हम पीछे की कहानी को एक बार रिपीट करेंगे, वही यहाँ अप्लाई करेंगे। अब आ जाओ, जो पीछे हम लोग बता चुके हैं कि रजिस्टर है, तो रजिस्टर में क्या पढ़े थे कि करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम फेस में होते हैं। पढ़े थे कि फेजर डायग्राम बनाए थे ना, दोनों एक ही लाइन पर था। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों क्या होंगे, सेम फेस में होंगे। इंडक्टर में क्या बताया था, करंट रिफरेंस कौन लोगे, वोल्टेज, वोल्टेज को स्टैंडर्ड लोगे, क्योंकि हमें करंट फ्लो करानी है तो पहले वोल्टेज हमें देना पड़ता है। तो वोल्टेज से करंट क्या करती है, 90 डिग्री पीछे होती है, पीछे को क्या बोलते हैं, लैग। बताए थे कि इंडक्टर है, तो इंडक्टर में अब AC करंट फ्लो करा दोगे तो करंट वोल्टेज से क्या होगी, 90 डिग्री पीछे जाएगी। और जब कैपेसिटर की बात किया था तो उस समय हमने क्या बताया था कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती, आगे रहती है। ये तो शायद वर्ड लिखाए होंगे ना, लीड का मतलब आगे, लैग का मतलब पीछे। बस यही तीन कॉन्सेप्ट एक साथ लगा दो, और तुम्हें एक दो बार प्रैक्टिस लिखने की कर लोगे तो फार्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा। अब समझो, हमने इस पर हमने ले लिया, अब हम तीनों को एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यह तुमने पढ़ा है कि जो VR है, VR का मतलब R में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, बोलो यहाँ होगा कि नहीं, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा, VR। और जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको हम क्या लिखेंगे, VC। बोलो क्लियर है, C से समझ रहे हो। और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको हम बताएंगे VL। तो VL, VC और VR क्लियर हो गया। ये VC का मतलब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, और VR का मतलब रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, और VL का मतलब क्या हुआ, हमारा इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। बोलो ठीक है। अब हम जो पीछे हमने पढ़ा है यह VR है, तो अब जो मान लो इस पर हो गया, ठीक है। अब तुम लोग देखो कि जो VL है, VL ध्यान देना, वोल्टेज, VL और VC को समझो। पढ़े थे कि पहले इंडक्टर ले लो,
तो इंडक्टर में जो करंट है वह वोल्टेज से क्या है 90 डिग्री पीछे है, और कैपेसिटर में जो करंट है वो क्या होगी वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगी। करंट जो है वोल्टेज से क्या हुआ 90 डिग्री आगे। अब वोल्टेज और करंट की बात करें तो वोल्टेज करंट से क्या होगा पीछे होगा। अब इस लाइन को जरा समझना, यहां पर मैं लिख रहा हूं VC और इस पर क्या होगी I। पढ़े हो ना कि जो यह करंट I है रजिस्टर में क्या होती है सेम फेस में होती है। अब देखो करंट देखो हमारी जो करंट है वह वोल्टेज से क्या होती है, इन कैपेसिटर की बात देख लो और ऐसे इसी के जस्ट बना लो VL बनाओ। यह एंगल है 90 डिग्री, यह भी एंगल है 90 डिग्री। अब तीन प्रकार के वोल्टेज हुए, एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। बोलो ठीक है। अब बताओ यह करंट हमारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है कि नहीं। कैपेसिटर में देखो यह VC है, पहले समझ लो 1 मिनट तुम लोग, करंट मेन यही है, यह वोल्टेज से बोलो 90 डिग्री आगे है कि नहीं, और जो इंडक्टर है इंडक्टर के वोल्टेज से बोलो 90 डिग्री पीछे है कि नहीं। बनाने में गलती मत करना। अगेन देखो कैपेसिटर में करंट जो है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है उससे क्या है 90 डिग्री आगे होती है, तो करंट यह बना लिया तो वोल्टेज हमारा क्या होगा पीछे ही हो गया। तो यह फिगर बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब इन्हीं तीनों का जो रिजल्टेंट होगा कौन कौन VL VC और VR, यह तीनों का रिजल्टेंट बोलो सप्लाई वोल्टेज के बराबर है कि नहीं। यही सप्लाई वोल्टेज तो इन तीनों में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट है सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। अब देखो सिंपल सी बात है, VL और VC एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। बोलो VL और VC एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा कि नहीं। पढ़े होगे ना कि दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है सब्ट्रैक्ट कर लेते हो हो सकता है VL VC से बड़ा हो सकता है VC VL से बड़ा हो, यह तो आपको न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा। बट जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ऑब्वियस सी बात है इनके डिफरेंस के बराबर ही होंगे, यह ध्यान दो। बोलो ठीक है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा VC माइनस VL या VL माइनस VC। तो इनका जो रिजल्टेंट कहीं भी आएगा यह हमारा क्या होगा सप्लाई वोल्टेज V होगा, यह V क्या होगा सप्लाई वोल्टेज। अब देख लो जो रिजल्टेंट आएगा मान लिया कि VC VL से ज्यादा है तो रिजल्टेंट यही कहीं छोटा सा आ जाएगा VC माइनस VL। यह और VR 90 डिग्री पर है कि नहीं। जब 90 डिग्री पर हैं तो तुमने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है √A² प्लस B²। तो अब यहां से सप्लाई वोल्टेज भी क्या हो गया √VR का होल स्क्वायर प्लस VC माइनस VL या VL माइनस VC, क्योंकि स्क्वायर है तो चाहे इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करो या उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट। तो एक तो तुम्हें न्यूमेरिकल इस पर मिलेगा कि यह आपका चारों वोल्टेज में क्या रिलेशन है। चार तरह के वोल्टेज हुए, यह हमारा सप्लाई वोल्टेज भी हुआ मेन, और यह रजिस्टर के क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस इन। तो एक इस पर भी सवाल मिलेगा तुम्हें न्यूमेरिकल में, यह भी हमारा जो है यह सप्लाई वोल्टेज है। अब सप्लाई वोल्टेज का यह RMS वैल्यू है। देखो पूरे कैलकुलेशन में या मेजरमेंट में हम हमेशा RMS वैल्यू लेते हैं। जैसे घरों में बोलते हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई है तो यह 220 वोल्ट हमारी RMS वैल्यू के बराबर होती है। क्लियर है। तो हम जितना भी कैलकुलेशन करेंगे जितना भी मेजरमेंट करेंगे हर जगह RMS वैल्यू, यानी यह भी RMS वैल्यू है यह भी RMS वैल्यू है यह भी RMS वैल्यू। बोलो क्लियर है। अब देखो
यहाँ पर भी इनडायरेक्टली ओम्स लॉ लगता है। तो अब बताओ वी आर इक्वल टू आई इंटू आर होगा कि नहीं? रजिस्टर है, इस पर आप ओम्स लॉ लगाओ तो क्या होता है, वी बराबर आई आर। आई तो तीनों में सेम है तो आई ले लिया, आर ले लिया। ऐसे ही वी एल करते हैं तो बोलो आई इंटू एक्सएल होगा कि नहीं? ओम्स लॉ लगाया, एक्सएल क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, तो ओम्स लॉ क्या है, वी बराबर आई आर। तो यह एक्सएल क्या हुआ, इंडक्टर का रेजिस्टेंस। ऐसे ही कैपेसिटर को कर लो तो बोलो वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी होगा कि नहीं? यह तीनों वोल्टेज हो गए, इसलिए एकदम एक एक चीज याद रहे तुम्हें, तभी न्यूमेरिकल लग पाएंगे। तो यह हमें तीनों वोल्टेज हमारा मिल गया। बोलो क्लियर? अब समझो पूरे सर्किट का एक साथ जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को कैसे डिफाइन करोगे? टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई आरएलसी सर्किट, यहाँ सीरीज पैरेलल कुछ भी हो सकता है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द आरएलसी सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों मिल करके जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे वही रेजिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस जेड। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जेड इक्वल टू क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आर एल सी सर्किट, चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, इसको हम बोलेंगे जेड, और जेड का हम नाम देंगे इम्पीडेंस। जेड का क्या नाम देंगे, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस जेड समझ में आ गई कि आर एल और सी तीनों मिलकर जितना रेजिस्टेंस एसी करंट में पैदा करेंगे वही हमारा कहलाएगा इम्पीडेंस। और इस इम्पीडेंस की जो यूनिट होगी ये क्या होगी बताओ, ये भी क्या होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस है तो हर तरह के रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। बोलो क्लियर? तो अब देखो, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, V इक्वल टू, यहाँ भी ओम सा लगाएंगे तो V इक्वल टू बताओ I इंटू जेड लिखोगे कि नहीं? V पूरा सप्लाई वोल्टेज है तो इसके लिए आप पूरा रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे, और पूरा रेजिस्टेंस क्या है, जेड, जिसको हम इम्पीडेंस बोल रहे हैं। तो V की जगह हमने क्या लिख दिया, आई जेड इक्वल टू अंडर रूट, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। वी आर की जगह लिखोगे क्या, आई आर, तो क्या होगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर। वी एल की जगह क्या लिखेंगे, आई एक्स एल, देख लो तो यह होगा आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। अब ऐसे इसकी वैल्यू आप सॉरी वी सी माइनस वी एल है ना, तो आप ऐसे लिखो, सॉरी रुक जाओ, वी सी की वैल्यू लिख लो आई एक्स सी माइनस, और वी एल की वैल्यू हो गई आई एक्स एल, इसका हो गया स्क्वायर। बोलो ठीक है? अब देखो आई, यहाँ भी आई स्क्वायर होगा कि नहीं, आई स्क्वायर होगा। यहाँ से इन दोनों से क्या करें, आई कॉमन ले लें, देख लो तो स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी आई स्क्वायर है, बाहर लेके आओगे तो यह आ जाएगा आई, बोलो अंडर रूट आई स्क्वायर का आई हो गया, और यह हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अब देखो यह आई और यह आई क्या हुआ, कट गया। तो इम्पीडेंस जेड का फार्मूला आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, देखो एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, यह तुम्हारा इम्पीडेंस जेड का फार्मूला हो गया। ठीक है, नोट करो इतना, इसको माफ कर सकते हैं। हाँ इसको ऑन करो, ऑन करो। इम्पीडेंस
डायग्राम, यहां से एक चीज तुम्हें देखनी है। तो इम्पीडेंस डायग्राम में आप ऐसे बना लो एंगल, यह होगा एंगल फाई, यह होगा आर, वी आर, और इस पर होगा वी सी माइनस वी एल। यह बार बार बता रहा हूं कि यह आपका जो ज्यादा होगा उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे वी सी माइनस वी एल या वी एल माइनस वी सी। इस पर भी न्यूमेरिकल बनेंगे। देखो tan फाई इक्वल टू यह होगा वी आर अपान वी सी माइनस वी एल। फाई को क्या लिखेंगे इसके बारे में समझो। फाई क्या है? फेस एंगल। फाई हमारा फेस एंगल है। यह एंगल किसके किसके बीच में होगा? तो यह फाई को बताओगे एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज, एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट। फाई हमारा फेस एंगल है। फाई हमारा, देखो यह फाई क्या है? फेज एंगल। फाई किसके किसके बीच में है? एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज V एंड करंट I। जो सप्लाई वोल्टेज, हम मेन सप्लाई वोल्टेज V ले रहे हैं और I ले रहे हैं, इसके बीच का एंगल है। अब देखो यहां पर tan फाई की एक और फार्मूला मिल जाएगा। ध्यान से देखो, वी आर को क्या लिखेंगे? I इंटू आर, यही बताए थे ना, V बराबर आई आर। और वी सी को क्या लिखोगे? I इंटू एक्स सी। और वी एल को क्या लिखोगे? I इंटू एक्स एल। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह से I कॉमन होगा। एक बार और समझो, वी आर को क्या लिखेंगे? I इंटू आर। वी सी को क्या लिखेंगे? I इंटू एक्स सी। और वी एल को क्या लिखेंगे? I इंटू एक्स एल। नीचे से I कॉमन हो गया, ऊपर से I कट गया, तो यह आ गया R अपान एक्स सी माइनस एक्स एल। जो ज्यादा होगा उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। अब देखो न्यूमेरिकल में समझा दिया, यही आरएलसी सर्किट का पूरा प्रैक्टिस कर डालना लिख लिख करके। मान लो फार्मूले में, मान लो आर और एल सर्किट है, तो सी वाला पार्ट क्या करना? डिलीट कर देना। ठीक, मान लो आर और सी सर्किट है, तो एल वाला पार्ट क्या करो? जो नहीं है उसको डिलीट कर दोगे जो है। ठीक है, नोट करो। सर्किट, ये अभी डेरिवेशन भी आता है, इस चैप्टर में डेरिवेशन बहुत ज्यादा है। हेडिंग डालो पावर इन हेडिंग डालिए पावर इन एसी सर्किट। अब एसी सर्किट में क्या है कि आरएलसी हम तीनों की बात करेंगे, तो यहां चाहो तो लिख लो आरएलसी। अब यहां से जो चीजें नहीं होंगी उसको डिलीट करते रहेंगे। एसी सप्लाई जो है, किसी भी टाइम पर जो वोल्टेज होगा V नॉट I साइन ओमेगा टी। अरे उसको रहने दो, अब उसको क्यों देख रहे हैं? यहाँ बोर्ड पर देखो ना, भी ऑन करो। सप्लाई वोल्टेज देखो, आरएलसी सर्किट है, तो इसमें हमने क्या किया? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, सप्लाई वोल्टेज दे दिया। अब यहाँ पर जो करंट है यह होगी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो फाई क्यों होगा? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि यहाँ तीनों है ना। यदि इंडक्टर होता पहले की तरह से तो -90 हो जाता, कैपेसिटर होता तो क्या होता? प्लस हो जाता, रेजिस्टर होता तो सेम होता। अब तीनों मिक्स है, इसका मतलब है हमें पता तो है नहीं, एंगल 90 होगा, 30 होगा, 45, तो हमने ले लिया 5। अब इंस्टेंटेनियस पावर,
इंस्टेंटेनियस पावर यानी पावर एट ए टाइम टी। इसका मतलब किसी टाइम पर हम पावर पी लेंगे तो यह होगा V इंटू आई। पावर का फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, पावर P इक्वल टू क्या हुआ, V इंटू आई। अब यही जो है यहाँ से मैं कर रहा हूँ, V और I दोनों की वैल्यू पुट करो। V नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू पुट करोगे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। पावर का फार्मूला जो हम लोगों ने डीसी में देखा था वही है। यहाँ पर डिफरेंस यही है कि V और I बदलते रहते हैं, इसलिए पावर की वैल्यू बदलती रहती है। इसीलिए मैंने इंस्टेंटेनियस पावर किसी टाइम t पर निकाला है, यह आ गया। अब यह प्योर मैथमेटिक्स है। V नॉट और I नॉट देखो कांस्टेंट है कि नहीं है, तो हमने इन दोनों को बाहर कर लिया, V नॉट I नॉट, और यहाँ से साइन ओमेगा टी लिया और ये बच जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमने अरेंज कर लिया, इस दोनों को यहाँ हमने कर ली और ऐसे लिख लिया। अब तुमने मैथ में यह फार्मूला पढ़े हो, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू है साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई। इसी फार्मूले को हम लगाएंगे इस पर, तो यह पावर P आ गया V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी। यही हम अप्लाई कर देंगे तो होगा साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई। यह हो जाएगा। हमने इस वाले पार्ट पर यह फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप साइन ओमेगा टी से आप मल्टीप्लाई कर लो, V नॉट I नॉट मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई प्लस साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी और साइन फाई। ठीक है, हमने क्या किया, केवल मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया। अब एक मैथ में तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू, या साइन 2x ले लो वेरिएबल, यह है 2 साइन एक्स कास एक्स, यह पढ़े हो। अब यहाँ देखो साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी, तो साइन एक्स कास एक्स की जगह क्या लिखोगे, 1/2 साइन 2x। तो देखो इस साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी को यह फार्मूला लगा दो, तो P इक्वल टू हुआ V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। इसको मान लो इक्वेशन ए। नोट करो जल्दी। यह किसी टाइम टी पर हमने पावर का यह फार्मूला रख लिया। इधर देखो, किसी टाइम टी पर हमने पावर का फार्मूला ये रख लिया। अब क्या है, हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं कि उसमें पावर क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे एक साइकिल के लिए, वैसे हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन हम करेंगे नहीं, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। समझो, वहाँ याद करो हमने लिखा था कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कास स्क्वायर ओमेगा टी दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। पीछे का रिमाइंड करो, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कास स्क्वायर ओमेगा टी
दोनों की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 2 ओमेगा टी कास 2 ओमेगा टी दोनों की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखो फॉर कंप्लीट या फॉर वन साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू हाफ एंड साइन 2 ओमेगा टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे P पावर P का फार्मूला कर लेंगे तो V नॉट I नॉट इंटू 1/2 कास फाई, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, बोलो ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V नॉट अपान √2 और I नॉट अपान √2 इंटू कास फाई, बोलो लिख सकते हैं नहीं। इस 2 को हमने क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक √2 इसके नीचे ले लिया, एक √2 इसके नीचे, तो यह चीज आ गई। अब V नॉट अपान √2 क्या है, VRMS, और I नॉट अपान √2 क्या है, IRMS। फार्मूला ड्राइव कराए हैं, तो यह आ गया VRMS IRMS कास फाई, बोलो आ गया। तो यहाँ पर पावर P का फार्मूला आ गया VRMS IRMS इंटू कास फाई, यह तुम्हारा AC में पावर का फार्मूला हो गया। फार्मूला आ गया VRMS IRMS कास फाई। अब RMS हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बताया था हमने कि जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो RMS वैल्यू, तो VI कास फाई, फाई हमने अगेन यहाँ डिफाइन कर रहे हैं एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, V और I जो भी है, जो एंगल है वही हमारा कास फाई। अब समझो तुम लोग, फॉर प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस का मतलब केवल रेजिस्टर है और कुछ नहीं है, तो फाई इक्वल टू होगा 0। क्यों होगा, तुमने जब प्योर रेजिस्टेंस पढ़ा था तो आपने फिर डायग्राम में देखा था, फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट क्या था, एक साथ ही थे ना, एक ही लाइन पर थे। तो अब यहाँ पर फाई इक्वल टू 0 आ गया, तो पावर P आ गया आपका V इंटू आई, कास 0 की वैल्यू क्या होगी 1, या और लिखना चाहो तो VI कास 0 कर लो, और कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो P इक्वल टू क्या आ गया V इंटू आई। अब आते हैं फॉर प्योर इंडक्टर ऑब्लिक कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर ले लेते हैं। तो आपने प्योर इंडक्टर कैपेसिटर में ऐसे पढ़ा है, यह V है और यह I है, 90 डिग्री का एंगल होता है ना, बोलो इंडक्टर या कैपेसिटर है, दोनों एक साथ ले रहे हैं। इंडक्टर में क्या होती है, करंट 90 डिग्री पीछे होती है, और कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे होती है, तो इसीलिए मैंने नाम नहीं लिखा, यह एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है तो फाई की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। पावर P इक्वल टू VI कास 90, या P इक्वल टू यह क्या आ गया 0, कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पावर क्या आ गया 0। अब ध्यान दो तुम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार पूछा जाता है कि प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर है, एक ले लो, चाहे इंडक्टर लो या कैपेसिटर लो, तो उसमें करंट तो पास होगी, लेकिन
पावर लॉस क्या होगा, जीरो होगा। यही रीजन है कि पहले हम लोग बल्ब जलाते थे, तो बल्ब में क्या होता था, रेजिस्टेंस 90% रहता था, तो ज्यादा पावर लेती थी। बाद में क्या आई, ट्यूबलाइट, जिसके अंदर हमने क्या किया, इंडक्टर लगाया। तो यदि ये प्योर इंडक्टर तो नहीं हो पाती है, बट इसमें जो ट्यूबलाइट में पावर लॉस जीरो होना चाहिए आइडियली, जीरो ना हो करके क्या होता है, बहुत कम होता है। बोलो क्लियर हो गया यार। तो लेकिन यदि हमारा प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर बन जाए, बोलो, तो उसमें एसी करंट एक बार फ्लो कराओगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल क्या नहीं आएगा, क्योंकि बिजली का बिल किस पर आएगा, पावर पे आएगा, एनर्जी लॉस पे आएगा। तो अब ऐसे केस में करंट तो हमारी फ्लो होती है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो क्या होता है, जीरो। और इसी करंट को हम बोलते हैं वाटलेस करंट, जो बार बार पूछा जाएगा, यह क्या है, वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट समझ में आया कि जब हम इंडक्टर, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर को एसी सप्लाई से जोड़ दें, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर को एसी सप्लाई से क्या करें, जोड़ दें, कनेक्ट कर दिया, तो इंडक्टर या कैपेसिटर में करंट तो पास होगी, करंट फ्लो होती रहेगी, लेकिन हमारा पावर लॉस क्या होगा, जीरो होता है। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, लेस का मतलब नहीं है। तो ऐसी करंट जब प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर को एसी सप्लाई से ऐड कनेक्ट करते हो, तो इंडक्टर या कैपेसिटर में करंट तो फ्लो होती है, लेकिन कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। ऐसे करंट को हम बोलते हैं वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट समझ में आ गया, बोलो क्लियर हो गया। क्या समझे तुम लोग कि प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर है, उसको किससे जोड़ोगे, एसी सप्लाई से। तो इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर करंट तो फ्लो होगी, लेकिन पावर लॉस क्या होगा, जीरो। इसलिए ऐसे करंट को क्या बोलेंगे, वाटलेस करंट। हेडिंग डाल दो, डिक्टेट कर दे रहा हूं। देखो, व्हेन प्योर इंडक्टर ऑब्लिक कैपेसिटर, when pure inductor or capacitor is connected in a कैपेसिटेंस कोई बात नहीं, is connected in AC supply, then करंट पासेस या करंट फ्लो, जो भी लिखना चाहो, करंट पासेस या करंट फ्लो, बट पावर लॉस इज जीरो। दिस करंट इज नोन एज वाटलेस करंट। दिस करंट इज नोन एज वाटलेस करंट। बोलो क्लियर है। अगली हेडिंग डाल लो तुम लोग। अब देखो, यह डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। आगे हेडिंग डालो पावर फैक्टर, आगे हेडिंग डालो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, देखो पावर फैक्टर है क्या, समझो इसको ध्यान से। अभी हमने पावर का फार्मूला देखा, तो लास्ट में आया था VI cos फाई। पावर क्या आया फार्मूला, VI cos फाई, ठीक है। अब हम अलग अलग पार्ट में देख रहे थे, रजिस्टर के लिए फाई 0 था तो cos फाई 1, और इंडक्टर और कैपेसिटर प्योर के लिए फाई 90 था तो cos 90 0। यानी आप क्या देख रहे हो कि पूरे पावर को यही चीज घुमा रहा है,
कास फाई 0 हो गया तो पावर लॉस हो ही नहीं रही है, और कास फाई बढ़ गया तो पावर मैक्सिमम हो रही है। तो यही जो कास फाई है, यही हमारे पावर की क्वांटिटी को डिफाइन करता है, इसलिए कास फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। बोलो ठीक है, कास फाई को क्या बोलेंगे? पावर फैक्टर। अब आप देखोगे फॉर प्योर रेजिस्टर, यह पूछा जाएगा आपसे, फॉर प्योर रेजिस्टर पावर फैक्टर इक्वल टू 1, पावर फैक्टर इक्वल टू कास फाई इक्वल टू 1, और फॉर प्योर इंडक्टर ऑब्लिक कैपेसिटर पावर फैक्टर कास फाई इक्वल टू 0। तो यह रटा रहे या अकेले कैपेसिटर रहे, तो यह पावर फैक्टर याद रखना किसमें यूनिटी किसमें 0 होती है। अब इसका फार्मूला देखो क्या है, पावर फैक्टर कास फाई यह होता है R/Z। एक तो इस फार्मूले का यूज करोगे, और ऐसे ही पावर फैक्टर कास फाई को I से मल्टीप्लाई कर लो VR/VZ, सॉरी VR/V, नहीं समझे? दोनों में I से मल्टीप्लाई कर दो। देखो दोनों में क्या करो तो I इंटू आर क्या हो जाएगा? VR, और I इंटू जेड क्या होगा? V। यह जो V है यह क्या है? सप्लाई वोल्टेज। ये क्या है? V सप्लाई वोल्टेज। अच्छा, रेजोनेंस, यह हमारे कोर्स में है सीरीज सर्किट का रेजोनेंस। यह L हो गया, C हो गया, यह R हो गया। देखो बड़ी इंटरेस्टेड है चीज यह AC सप्लाई V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो देखो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ से करंट I निकलेगी, यहाँ से करंट I हमारी पास हो रही है। अब समझो तुम लोग, इस सर्किट का जो इम्पीडेंस Z है, टोटल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, यह हमने वहां फार्मूले में देखा था, यह था R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यह Z हमारा था पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस Z, यह था पूरे सर्किट का। अब देखो जो XL एंड XC, XL चलो यही कर देता हूं, XL एंड XC डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। बोलो इस पर डिपेंड करता कि नहीं करता है? क्यों? XL का फार्मूला हमने पढ़ा है 2πfl, और XC का फार्मूला पढ़ा है 1/2πfc। देखो दोनों के फार्मूले में फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? तो इसको हम वो एक लाइन में कह सकते हैं कि XL और XC फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बोलो क्लियर है? XL XC दोनों फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि फार्मूले में। अब जरा इनको ध्यान से देखो दोनों फार्मूले को। एक फार्मूले में XL में क्या है, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यह बढ़ेगा, और इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यह घटेगा। बोलो क्लियर है यार? देखो XL XC में क्या देख रहे हो कि एक फ्रीक्वेंसी पर बढ़ रहा है, दूसरा फ्रीक्वेंसी पर क्या है, घट रहा है। तो हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं
कि एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए। ध्यान से देखो, एक्सएल और एक्ससी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए तो यह हिस्सा, यह पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, और इस समय इम्पीडेंस क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। देखो जेड इक्वल टू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट आप ऐसा कर दो कि एक्ससी और एक्सएल बराबर हो जाए, तो यह हिस्सा क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस समय जो इम्पीडेंस जेड है यह अंडर रूट आर स्क्वायर या जेड बराबर आर होगा कि नहीं। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर, समझो, जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को, उस समय इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यही सिचुएशन हमारी कहलाती है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस समझ में आया क्या है, रेजोनेंस आरएलसी, अरे सुन लो, अभी रहने दो, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस आरएलसी सीरीज सर्किट की वह कंडीशन है जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो गए तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और सर्किट का बिहेवियर रेजिस्टेंस की तरह होने लगता है। अब तुम लोग आधा इसको कर रहे हो तो कैसे होगा, चलो बंद करो।